तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो दोस्तों पता होगा हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है क्लास 12 केमिस्ट्री और वन शॉट। तो मैंने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को फिनिश किया था, उसका नाम है बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। उसके मैंने 45 मिनट यानी 45 मिनट की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पूरा चैप्टर को कवर किया है। एंड आज की जो वीडियो में करने वाला हूं वो है चैप्टर नंबर 2, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन के बारे में बात करेंगे। और इसको बात क्या करेंगे, इसको पूरा को खत्म भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो है आपको सबसे पहले वैद्युत यानी कि जो वैद्युत जो बल है, क्या जो वैद्युत बल है उसका मतलब समझते हैं। जो वैद्युत जो बल है वो कहां से आया है, क्या है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। जहां भी आपको इलेक्ट्रिक दिख जाए या वैद्युत दिख जाए तो वहां पे उसका मीन्स समझना है कि उसका मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे आवेश से है। उसका मीन्स कहां से है? आवेश से है। तो इसका मीन्स यहाँ पे हमको चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये चार्ज होता क्या है। तो चार्ज को समझिएगा, चार्ज कुछ बहुत कुछ नहीं है। चार्ज एक तरीके का गुण है। चार्ज एक तरीके का गुण है जो सभी के अंदर होता है, ऐसा नहीं है। मतलब हमारे अंदर कार्य करने का गुण है, खाने का गुण है, पीने का गुण है, तो ये हमारे अंदर कुछ ना कुछ गुण है, बहुत कुछ गुण है। ऐसे ही आवेश क्या है? वो गुण है और जो कि पदार्थों में पाया जाता है। क्या है? जो कि पदार्थों में पाया जाता है। आवेश पदार्थों के बीच पाए जाने वाला ऐसा गुण है जिसके कारण, गुण कैसा है? जिसके कारण या तो कोई वस्तु पास आती है, या तो कोई वस्तु पास आती है, या तो कोई वस्तु दूर जाती है। बस ये इस तरीके का है। इसका मीन्स क्या है? आवेश दो पदार्थों के बीच का या पदार्थों के बीच का वह गुण है जिसके कारण या तो कोई वस्तु पास आती है या कोई वस्तु दूर जाती है। तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि कहां वस्तु पास आ रही है, कहां वस्तु दूर जा रही है? तो आवेश जो होते हैं उसके लिए सेम और अपोजिट दो तरीके होते हैं। यदि वहां पे आपको समान चार्ज दिख जाए, पहले मैं आपको बता दूं आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक तो होता है धनावेश, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। एक होता है धनावेश, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। धनावेश का मतलब होता है पॉजिटिव, क्या है? पॉजिटिव। और ऋणावेश का मतलब नेगेटिव। धनावेश किसी पदार्थ पर या किसी एलिमेंट पर धनावेश तब आता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए? कमी। और ऋणावेश तब आता है जब इलेक्ट्रॉन की उसके पास क्या हो जाए? अधिकता। यहाँ पे जो अधिकता होगी या कमी होगी वो किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। किसकी? इलेक्ट्रॉन। आप ये मत कहना फिजिक्स में, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर भी है। तो धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्वेश्चन में आ जाता है कहीं वहां पे माइनस का कोई चार्ज लिख दिया या प्लस का कोई चार्ज लिख दिया, तो उसका मतलब यदि माइनस आ जाए तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और पॉजिटिव आ जाए तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है। अब समझिएगा कब वहां पे पास आएंगे, कब यहाँ पे कोई चार्ज दूर होगा, यानी कि पास कब आएगा, दूर कब जाएगा। यहाँ पे पास और दूर ना बोलते हुए यहाँ पे हम दो वर्डों को यूज करेंगे। एक तो वर्ड होता है आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है दो वस्तुओं का पास जाना। और रिपल्सन यानी कि उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर जाना। मैं इसको इंग्लिश में बोल रहा था कि मैं बता दूं आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। यदि हमारे पास सेम चार्ज हो, कैसे चार्ज हो? सेम चार्ज। कैसे चार्ज हो? यानी कि समान आवेश हो। कैसे आवेश हो? समान आवेश। जब भी कहीं दो समान आवेश दिख जाए, समान आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब पॉजिटिव और पॉजिटिव संपर्क में आते हैं तो इनके मध्य रिपल्सन फोर्स लगता है, यानी कि आपस में ये दूर भागते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेश केवल क्या मैंने सेम चार्ज हो, यदि समान आवेश हो तो उनके मध्य जो फोर्स लगती है तो उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। कौन सी फोर्स लगती है? प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर जाना। क्या? दूर जाना। तो जब पॉजिटिव और पॉजिटिव आएंगे तो दूर जाएगा, और ये नेगेटिव और नेगेटिव है तो सेम, तो ये भी दूर भागेंगे। क्या कहा? दूर भागेंगे। यदि अपोजिट चार्ज आ जाए यानी कि असमान चार्ज आ जाए, यानी कि अलग अलग चार्ज आ जाए, असमान आवेश, यदि असमान आवेश आ जाए, मान लीजिए एक पॉजिटिव है दूसरे वाले पर नेगेटिव है, तो जब अपोजिट जब चार्ज आते हैं तो उनके बीच में वो क्या होते हैं? पास आते हैं। पास का मतलब उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे के चुपटने की यानी पास आने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे यदि नेगेटिव लिख दूं, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दूं, तब भी इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब समझिएगा, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, तो अलग अलग है, अपोजिट चार्ज है, तो ये पास आएंगे।
अब इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, अब उल्टा करके इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तब भी ये पास आएंगे। जब अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो पास आते हैं। अब यदि नेगेटिव नेगेटिव हो तब ये दूर जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हो तब भी दूर जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव के बीच में यानी कि सेम चार्ज है उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और समान चार्ज के बीच में आकर्षण बल लगता है। और मैंने बताया यदि पॉजिटिव आ जाए तो उसका मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है, आवेश आ जाए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। समझ में आया होगा आवेश की कहानी। अब आवेश के बारे में थोड़ा और चलते हैं आगे। जब यदि मान लीजिए किसी पदार्थ है हमारे पास, कोई यानी कोई सब्सटेंस, किसी पदार्थ है उसमें आवेश है, क्या है? आवेश है। और आवेश इलेक्ट्रॉन, यदि कहीं किसी के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो हमने पढ़ा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट आता है, क्या आता है? करंट आता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमने एक वर्ड सुना है चालक, क्या वर्ड सुना है? चालक। इसको हम कंडक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है। अब चालक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चालक होते क्या है? तो होते हैं, चालक को थोड़ा समझिएगा कि हम बात कर रहे थे कंडक्टर की, किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे चालक की। अब मैं थोड़ा इंग्लिश थोड़ा कम बताऊंगा क्योंकि इसके लिए वक्त नहीं है। तो समझिएगा कंडक्टर यानी कि चालक होते क्या है? तो मैंने बताया था कि जिन पदार्थों में करंट बहुत आसानी से फ्लो होता है उन्हें हम चालक कहते हैं। क्या कहा मैंने? कि जिनमें करंट बहुत आसानी से आता है उन्हें हम चालक कहते हैं। अब समझिएगा, तो चालक आने की जो, चालक में जो करंट आने की जो कंडीशन है, चालक में किसकी? करंट आने की कंडीशन यानी कि धारा बहने की जो कंडीशन है वो दो कंडीशन है। या तो किसी सब्सटेंस में जो करंट आता है या तो करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है, या तो किसी पदार्थ में करंट किसके कारण आता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है। ऐसे भी कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं आता, फिर भी करंट आता है। तो उन पदार्थों में करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं आता, तो वही पदार्थ में जो करंट आता है, जो दूसरे पदार्थ होते हैं उनमें करंट आयनों के कारण आता है। किसके कारण आता है? आयनों के कारण। और ऐसे पदार्थ जिनमें करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है, या ऐसे पदार्थ जिनमें करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि धातुओं में होते हैं, तो हम कहेंगे ऐसे धातु जिनमें करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है, या कहेंगे ऐसे चालक जिनमें करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है। उन चालकों को हम धात्विक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन चालकों को हम धात्विक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चालक। तो धात्विक चालक क्या होते हैं? जिनमें करंट मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है उन्हें हम धात्विक चालक कहते हैं, और जिनमें करंट आयनों के कारण आता है उन्हें हम वैद्युत अपघटनी चालक, क्या बोलते? वैद्युत अपघटनी चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटनी चालक, अपघटनी चालक। तो इनके बारे में ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना है। जिनमें ऐसे पदार्थ, ऐसे धातु जिनमें करंट मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आता है उन्हें धात्विक चालक, ऐसे पदार्थ या कुछ कहो ऐसे पदार्थ जिनमें करंट, पदार्थ ही बोलना सही रहेगा कि ऐसे पदार्थ जिनमें करंट आयनों के कारण आता है उन्हें वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें करंट आयनों के कारण आता है उन्हें वैद्युत अपघटनी चालक बोलते हैं, या ऐसे चालक जिनमें करंट आयनों के कारण आता है उन्हें हम वैद्युत अपघटनी चालक बोलते हैं। जैसे वाटर, जो पानी में जो करंट आता है वो आयनों के कारण आता है, और जो धातु जो होती है हमारी सोना चांदी सिल्वर जो होती है उनमें करंट किसके कारण आता है? आयनों के कारण। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध के ऊपर। अब एक हमारा टॉपिक है अगला रेजिस्टेंस, इसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। आपने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा भी होगा कि प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है, ये क्या है? आपके पास एक वायर है, अब इसमें करंट बह रहा है, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। क्या बह रही है? आई एम्पियर की धारा। तो बताइए क्या इस धारा में, मान लीजिए मैं यहां से भी चलना स्टार्ट कर रहा हूं, यहां तक जाता हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, जैसे कि एयर फ्रिक्शन, जैसे कि हवा है, मतलब एयर आ रही है जिसके कारण मैं थोड़ा कम स्पीड से चल पा रहा हूं, कम वेलोसिटी के साथ चल पा रहा हूं। तो समझिएगा ऐसे ही धारा में कुछ ना कुछ क्या आती है? रुकावट, क्योंकि मेरे रास्ते में क्या आ रही थी? रुकावट। ऐसे ही जब धारा बह रही है तो उसके रास्ते में क्या आएगी? रुकावट। तो जो धारा में जो रुकावट आती है, क्या कहा मैंने? जो धारा में जो रुकावट आती है उसी को नाम क्या दिया गया है? प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में लिखना कि धारा में जो रुकावट को उत्पन्न करता है, जो रुकावट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो क्या हम ये नहीं कह सकते मान लीजिए मैं जितना ज्यादा दूर चलूंगा उतनी ज्यादा मेरे रास्ते में रुकावट आएंगी, ऐसे ही जितना बड़ा लंबा या बड़ा जितना लंबा तार होगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या आएगा? प्रतिरोध। तो हम कह सकते हैं आर यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है किसके? तार की लंबाई के। समझ में आया होगा ये आपके? मतलब जितना लंबा तार होगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा? प्रतिरोध होगा। अब समझिएगा ये तो हो गया हमारा प्रतिरोध। अब जो प्रतिरोध का जो उल्टा होता है, या कहेंगे प्रतिरोध का व्युत्क्रम,
प्रतिरोध को व्युत्क्रम को हम कहते हैं चालकता। क्या कहते हैं? चालकता। तो पूछोगे चालकता क्या होती है? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। क्या चालकता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण हमें पता पड़ता है या पता चलता है कि किसी पदार्थ में करंट ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, उस गुण को हम चालकता कहते हैं। अब समझिएगा, R प्रोपोर्शनली या R अनुपाती है लंबाई के। जब R जो है लंबाई के अनुपाती है तो उसका मतलब तार के जो एरिया होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसके जो है व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मींस R व्युत्क्रमानुपाती है किसके? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, यानी कि एरिया। ठीक है, तो यदि हम इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान ले और यदि इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले, यदि इन दोनों को मिलाए तो हमें पता है R जो कि क्यों रहेगा और ये अनुपाती एक व्युत्क्रमानुपाती समय के मतलब पोजीशन के साथ हमें बता रहे हैं कि ये वाला अनुपाती ये व्युत्क्रमानुपाती है क्योंकि ये अपॉन में है, एक है ऊपर इसीलिए। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर L आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा A। जब हमें पता है जब अनुपाती को उठाते हैं व्युत्क्रमानुपाती को उठाते हैं तो वहां पे कांस्टेंट आता है, तो R प्रोपोर्शनल यहां पे आता है रो और L अपॉन A। तो ये निकल गया हमारे पास फॉर्मूला R का। तो हमें और मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पे R हमारा रेजिस्टेंस है और A है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहाँ पे एरिया है ये। ठीक है, और यहाँ पे L जो है वो है तार की लंबाई। L क्या है? तार की लंबाई। और जो रो है हमारी यहाँ पे वो चालकता है। ये वाली क्या है? चालकता। पहले जो हमारा जो यहाँ पे रो है उसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अब इसका भी कारण आपको बता रहा हूं, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। तो जब एक प्रतिरोध को हमने यहाँ पे सिंपलीफाई किया है, यानी प्रतिरोध को यहाँ पे अनुपात जब साइन हटाया है तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध आएगा, तो उस प्रतिरोध जो आ रहा है रो उसको हम बोले विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? जब यदि तार की लंबाई कर ले 1 सेंटीमीटर और उसका एरिया कर ले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या कहा मैंने? यदि तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तथा एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसके प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब मान लीजिए एक तार है इतना लंबा है और एक तार है 50 सेंटीमीटर लंबा, तो 50 सेंटीमीटर तार लंबा और 1 सेंटीमीटर तार लंबा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध तो दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध कहता है कि तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया 1 सेंटीमीटर हो तो उसके प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। समझ में आया होगा आपके? तो ये रहा तो यहाँ पे होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध की कहानी खत्म। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमने बात किया था विशिष्ट प्रतिरोध की, यदि तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, क्योंकि एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है तो वहां पे 1 सेंटीमीटर है तो उसका भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो वो प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं। अब ऐसे ही अगला है हमारा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे, विशेष प्रकार की विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? यदि तार की लंबाई की बात नहीं करनी है, यहाँ पे करना है यदि कोई हमारा विलेन है, यदि किसी विलेन का आयतन, यदि किसी मान लीजिए यदि किसी हमारे पास क्या है? एक विलेन है। क्या है? एक विलेन है और उसका क्या? उसका आयतन, और आयतन क्या हो? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो उसकी जब चालकता होगी उसी चालकता को हम एक विशेष प्रकार की चालकता कहेंगे, यानी कि विशिष्ट चालकता। कि यदि किसी विलेन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसकी चालकता को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। समझ में आया होगा? अब फॉर्मूला जो इसका होता है इसको बोलते हैं कप्पा बराबर 1 अपॉन रो। कप्पा बराबर 1 अपॉन रो, या 1 अपॉन इसका 1 अपॉन ओम इसका मात्रक होता है, ओम इनवर्स की भी आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे R यहाँ पे प्रतिरोध है ना, और कर लेंगे ये जो है R, ये R नहीं है, ये क्या है? इसको मैंने अभी आपको बताया था, मतलब विशिष्ट क्या? प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ऐसे इसका 1 अपॉन ओम हो गया। ठीक है, ये रहा हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा वैद्युत अपघट्य। क्या होता है? वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो जल में डालने पर आयनों में टूट जाते हैं उन्हें वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। यानी कि अपघट्य का मतलब पता होगा टूटना, तो जल में डालने पर आयनों में टूट जाते हैं उन्हें वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। वैद्युत अपघट्य दो तरह के होते हैं,
या तो कोई पूरी तरीके से टूट जाता है या कोई पूरी तरीके से नहीं टूटता। जो पूरी तरीके से टूट जाता है उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य बोलते हैं, और जो पूरी तरीके से नहीं टूटता उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। जो पूरी तरीके से टूट जाता है यानी कि जो 100% टूट जाए, ऐसे अपघट्य को हम प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और जो 100% पूरी तरीके से नहीं टूटे तो उन्हें हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो अब ये भी होता है हमारा खत्म। अब चलते हैं आगे की तरफ। फिर से अगला जो टॉपिक है वो है हमारा मूलर चालकता। क्या है? मूलर चालकता। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मूलर चालकता क्या होती है। यहाँ पे मूलर का मतलब है मूल से, किससे? मूल से। चालकता का मतलब यहाँ पे है आयतन से, किससे? आयतन। और आयतन किसका होता है? विलयन का। किसका होता है आयतन? विलयन का होता है। तो हम कह सकते हैं जब किसी विलयन में 1 मोल पदार्थ घुला हो तो उस विलयन की चालकता मूलर चालकता कहलाती है। क्या कहा मैंने? किसी विलयन में क्या कहा मैंने कि चालकता का मतलब यहाँ पे आयतन, और आयतन क्या किसका होता है? विलयन का। इसका मींस जब किसी विलयन में 1 मोल पदार्थ घुला हो तो उसकी जो चालकता होती है उसी को हम मोलर चालकता कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मोलर चालकता को समझाइए। तो कहना जब किसी विलयन में 1 मोल पदार्थ घुला हो, कितने मोल? 1 मोल, तो उसकी चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। अब हम समझते हैं यदि मान लीजिए तन्यता का मतलब पहले क्या होता है इसको समझते हैं कि तन्यता बढ़ा दें तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है और मूलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम तन्यता का चालकता तथा मूलर चालकता पर प्रभाव। तन्यता का चालकता तथा मूलर चालकता पर प्रभाव। चालकता तथा मूलर चालकता। मूलर यहाँ पे हमें लिखना है चालकता तथा मूलर चालकता पर प्रभाव। और इसको समझिएगा जो कि यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है। तन्यता बढ़ाने पर पहले तन्यता का मतलब समझिए कि तन्यता का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक कंटेनर है आपके पास, एक कंटेनर है ये, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 1 लीटर, पहले यहाँ से 1 लीटर यहाँ पे वाटर डाल रखा है। 1 लीटर क्या है? वाटर, WATER। अब यहाँ पे कुछ शुगर है, कुछ यहाँ पे चीनी डाल रखी है मैंने, ठीक है। मान लीजिए 200 ग्राम चीनी है मेरे पास। अब इसकी मुझे तन्यता बढ़ानी है, तो इसका मतलब तन्यता का मतलब पतला करना होता है। तो यहाँ पे हम 10 लीटर पानी इसमें और डाल देंगे, तो अब जब हमारी शुगर होगी पूरे में फैल जाएगी। तो इसका मतलब इस विलयन की क्या होगी? तन्यता बढ़ गई, यानी कि कैसा हो गया सॉल्यूशन? पतला हो गया। तन्यता बढ़ाने का मतलब होता है उसमें पानी और ऐड करना। समझ में आया होगा? तन्यता बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई विलयन है उसमें हम पानी और डाल दिया है, तो इसका मतलब उसकी तन्यता बढ़ गई। अब हमें समझना है कि जब तन्यता बढ़ाते हैं तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है और मूलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसी को हम कहते हैं कोलराउस का नियम। क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम। क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। तो हम समझते हैं कि तन्यता का चालकता तथा मूलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसको समझिएगा, और जो कि उसको कोलराउस के नियम से भी जानते हैं और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब पहले हम समझते हैं कि तन्यता का चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर हम समझेंगे कि मूलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। चालकता पर जो पड़ रहा है उसका अपोजिट पड़ेगा मूलर चालकता पर। समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेनर है। क्या है? मेरे पास कोई कंटेनर है, ठीक है। और समझिएगा, मान लीजिए इसमें 30 आयन है। मेरे पास कितने आयन है? 30 आयन है, ठीक है। और मान लीजिए इस कंटेनर में मैंने 3 लीटर वाटर डाल रखा है, मतलब पानी की मात्रा है मेरे पास 3 लीटर, और 3 लीटर में मेरे पास 30 आयन है। अब उसमें करना क्या है कि तन्यता बढ़ानी है। तन्यता मतलब उसमें पानी मिलाना है। अब मान लीजिए मैंने इसमें पानी की बढ़ा दिया। मान लीजिए मैंने इसमें 7 लीटर प्लस किया है पानी, तो इसका मींस यहाँ पे आयन कितने थे? यहाँ हमारे पास तो आयन तो 30 आयन है। आयन कितने हैं? 30 आयन है, और आयन 30 है और 7 लीटर पानी मिला दिया, यानी 3 लीटर पहले से था, तो टोटल पानी की मात्रा हमारे पास 10 लीटर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं, अब पहले मैं पूछूं यदि आपसे कि यहाँ पे आयन ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा है,
तो आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि आप यूनिटरी मेथड नहीं लगाओगे, यानी कि यूनिटरी मेथड जिसे हम एक एक नियम के नाम से जानते हैं। समझिएगा, जब 3 लीटर पानी था तो 30 आयन थे, तो हम निकालना है एक के लिए, सबसे पहले एक के लिए, तो 3 लीटर में कितने आयन थे? 30 आयन। अब मैं 1 लीटर में निकालूं तो 1 लीटर इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 से 3 बन जाए 3 और 0 का 0, तो 1 लीटर में हमारे पास 10 आयन हो गए, तो यानी कि 10 आयन, यानी कि हम कह सकते हैं प्रति लीटर में हमारे पास 30 आयन, और उधर निकाल के देखा जाए तो 10 लीटर में हमारे पास 30 आयन है और 1 लीटर में निकालें तो 30/10 इक्वल टू 3, यानी 1 लीटर में हमारे पास 3 क्या है? आयन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब 1 लीटर में 10 आयन थे, वहां पे 1 लीटर में 3 आयन है। यहाँ पे इसकी चालकता कितनी है? ज्यादा है, और यहाँ पे जाके कम हो गई, तो हम कहेंगे तनु कब हुई है? जब हमने क्या किया है? जब तनुता बढ़ाई है, जब पानी मिलाया है। पानी मिलाने का मतलब तनुता को बढ़ाना होता है, यानी कह सकते हैं कि तनुता बढ़ाने पर वहां पे चालकता घट गई। चालकता क्यों घट गई? क्योंकि यहाँ पे आयनों की संख्या घट गई। तनुता बढ़ाने पर चालकता बढ़ती नहीं है, घटती है। और क्यों घटती है? क्योंकि यहाँ पे प्रति एकांक लीटर में, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि तनुता का चालकता पर प्रभाव ये पड़ता है कि तनुता बढ़ाने पर चालकता घट जाती है। और क्यों घट जाती है? क्योंकि वहां पे प्रति एकांक आयतन में वहां पे आयनों की संख्या घट जाती है, इसलिए तनुता का चालकता पर प्रभाव घट जाता है। अब हम समझते हैं तनुता का चालकता, मोलर चालकता पर प्रभाव क्या होता है, समझते हैं हम। तो इसका जस्ट अपोजिट लिखना है कि तनुता पर मोलर चालकता प्रभाव, यानी तनुता बढ़ाते हैं वहां पे मोलर चालकता बढ़ती है, क्योंकि वहां प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या बढ़ती है। ऐसा आपको लिखना है। तो हमारा नियम क्या कहता है? कोलराउस का नियम, जैसे हम स्वतंत्र आयनों के अवगमन का नियम के भी नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? वो कहता है मान लीजिए हम उस कंटेनर में अनंत पानी मिला रहे हैं, तो उसका हमें पता है उसके आयन स्वतंत्र हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक आयन वहां पे स्वतंत्र रहता है। तो पहली लाइन लिखी है कि प्रत्येक आयन स्वतंत्र रहता है, और इसी प्रकार प्रत्येक आयन की मोलर चालकता भी एक निश्चित रहती है। और यदि हम किसी वहां पे इलेक्ट्रोलाइट यानी कि उसको डालते हैं वैद्युत अपघटक को, तो बराबर भागों में टूट जाता है। बराबर भाग मतलब उसका टोटल, और जो टूटा है उसका टोटल ले, मतलब जो डाल रहे हैं वो टोटल, ठीक है, और जो टूटा है उनका टोटल करें तो दोनों आपस में बराबर आते हैं। तो किसी भी वैद्युत अपघटक की धनात्मक तथा ऋणात्मक की मोलर चालकता उसके योग के बराबर होती है। बस यही कहना चाहता है आपका कोलराउस का नियम, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेल के ऊपर की सेल क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल सा है। सेल क्या है? सेल एक तरीके की युक्ति है, यानी कि सेल एक उपकरण है। क्या है? उपकरण है जो आप यूज करते हो। कभी तो आप उसकी इलेक्ट्रो यानी कि कभी तो आप वहां पे उस सेल से उजाला करते हो, यानी कि क्या बनाते हो, यानी कि वैद्युत ऊर्जा, और कभी आप उसी सेल से कुछ ना कुछ कार्य करवाते हो, यानी कि वर्क करवाते हो। तो सेल एक उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, किसको? वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, उसे हम सेल कहते हैं। एक तरीके की उपकरण है, ठीक है। तो ऐसा आप लिख लीजिएगा कि सेल एक तरीके का उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे हम सेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विभव क्या आता है? इलेक्ट्रोड विभव क्या आता है? इलेक्ट्रोड विभव, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो जब हम किसी धातु की छड़ को, मान लीजिए आपके पास कोई छड़ है, यहाँ पे Zn की छड़ है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण में डुबो दें, मान लीजिए ये छड़ मेरे पास Zn की है और ये Zn का ही लवण है, ZnSO4 का। जब किसी धातु को उसी धातु के लवण में डुबोया जाता है, क्या कहा मैंने? जब किसी धातु है और उसकी छड़ है, यानी कि Zn की धातु है, उसी की छड़ है और उसी का ही लवण है, जब किसी धातु को उसी धातु के लवण में डुबोया जाता है तो उसके कारण एक उत्पन्न होता है विभव, उसके कारण एक विभव उत्पन्न होता है, उसी विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहा मैंने? जब किसी धातु की छड़ को
उसी धातु के लवण में डुबोते हैं तो उसके कारण एक विभव उत्पन्न होता है, उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। विभव क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब ये क्या होता है? जब हमारा ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि जब हमारा ताप यानी कि जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो तथा जब हमारा ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो तथा सांद्रता 1 मोल हो, जब हमारे ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो तथा पदार्थ की सांद्रता 1 मोल हो, तब उसका जो विभव होगा उस विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहा मैंने? कि जब उस सब्सटेंस जब किसी पदार्थ का ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो, जब पदार्थ का ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो तब उसकी सांद्रता 1 मोल हो, तब उसका विभव एक मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। समझ में आया होगा? मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये भी जो टॉपिक मैं करा रहा हूं अभी तो मोस्ट इंपोर्टेंट ही टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होता है? आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हो। गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी कि जो यहाँ पे सेल के हिसाब से चल रहा है कि सेल के द्वारा किया गया अधिकतम कार्य क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या है कि सेल के द्वारा या सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहलाता है। जब हम किसी बॉडी पर कार्य कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूं मैं, पहले याद रखिएगा, जब मैं किसी निकाय पर कार्य कर रहा हूं तो वो पॉजिटिव, यदि निकाय कार्य कर रहा है तो वो नेगेटिव, यानी कि इसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डेल्टा जी बराबर कार्य किया है सेल ने, यानी कि सेल के द्वारा किया गया अधिकतम कार्य, जब सेल क्या कर रहा है, खुद कार्य कर रहा है तो नेगेटिव आएगा। यदि सेल पर कार्य हो रहा है, क्या काम है, सेल पर कार्य हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा। ये आप याद रखिएगा, मैं केमिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूं कि सेल कार्य कर रहा है तो नेगेटिव, सेल पर कार्य हो रहा है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे कहा है मैंने सेल के द्वारा किया गया अधिकतम कार्य, यानी कि सेल ने क्या किया है, खुद कार्य किया है तो नेगेटिव। तो डेल्टा जी बराबर हमारा माइनस डब्ल्यू, यानी कि डेल्टा जी बराबर माइनस डब्ल्यू। और यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे तक बढ़ाया जाए तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला निकल के आता है डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। यदि मैं डेल्टा जी नोट कर दूं तो हम कह सकते हैं माइनस एन एफ, यहाँ पे ई नोट लगा देंगे, बस ई नोट सेल हो जाएगा। ये दोनों ही इक्वेशन आपको याद करनी है, दोनों पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे एफ का मतलब फेराडे है, क्या है, फेराडे, ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल है, यहाँ पे एफ आप याद रखिएगा, यहाँ पे एफ फेराडे का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, और ये लगभग निकल के आता है 96,487 के लगभग निकल के आता है। तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये आप याद कर लीजिएगा। इस पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है तो आप ये याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नरस्त समीकरण पर, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, नरस्त इक्वेशन। तो ध्यान से देखिए, जो नरस्त जो इक्वेशन है ये आपके में डेरिवेशन के लिए कैसे भी पूछ सकता है, इस पे क्वेश्चन भी दे सकता है, तो इसको मैं दोनों तरीके से करा रहा हूं। इसको कराने के लिए आपको थर्मोडायनामिक्स का थर्ड जो इक्वेशन होती है आपको वो आनी चाहिए, और नहीं आ रही तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। डेल्टा जी बराबर क्या है, डेल्टा जी नॉट माइनस का यहाँ पे है आर टी, यहाँ पे एल एन क्यू, ये है आपका। और अभी हमने पढ़ा था कि डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। तो हम डेल्टा जी की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एन एफ, क्या लिख सकते हैं, ई सेल, और डेल्टा जी नॉट आ जाए तो वहां पे ई नॉट सेल कर देना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एन एफ ई नॉट सेल, और इक्वल टू ये यहाँ पे माइनस लगा है और यहाँ पे क्या लगा है, आर टी एल एन क्यू, ठीक है। अब मैं तीनों टर्म में क्या कहा मैंने, इधर की साइड और इधर की साइड में माइनस एन एफ से डिवाइड करूं, माइनस एन एफ से डिवाइड, यानी भाग करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एन एफ ई सेल अपॉन, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस एन एफ इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एन एफ क्या आएगा, ई नॉट सेल डिवाइड बाई क्या आएगा, यहाँ पे भी एन एफ, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का आर टी एल एन क्यू डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, माइनस एन एफ
तो हमें पता है NF से ये NF खत्म, ये NF से ये NF खत्म। तो यहाँ पे क्या है, हम लिख सकते हैं ई सेल बचा, केवल क्या बचा, ई सेल। तो ई सेल बराबर है, यहाँ पे माइनस माइनस का नहीं, माइनस से माइनस खत्म, यहाँ पे बचा ई नॉट सेल। तो ई नॉट, यहाँ बचा ई नॉट सेल, माइनस यहाँ से माइनस से माइनस खत्म, यहाँ पे बचा आर टी एल एन क्यू बट्टे एन एफ। और जब इसको हम थोड़ा सा और आगे की तरफ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा निकल के ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन, यहाँ पे अपॉन आता है एन, यहाँ पे आता है लॉग बेस 10 क्यू। यहाँ पे आपको ये इक्वेशन आपकी निकल के आती है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये आपकी जो इक्वेशन है वो होती है समाप्त। तो आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रूव कीजिए नर्स का फॉर्मूला, तो या कैसे भी पूछ सकते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसकी इतनी कहने की जरूरत ना पड़े, तो आप इसको वैसे ही आप दिमाग में छाप लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत आसान सी है। अब यहाँ पे अगला एक और टॉपिक जो आता है वो आता है सेल का विद्युत वाहक बल। क्या आता है, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। और मैं आपको बता दूं कि सेल के द्वारा किया गया अधिकतम कार्य, यानी कि जब सेल अपना कार्य करना बंद कर दे तो यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो ईएमएफ जो इक्वल होता है ईएमएफ, क्या ईएमएफ बराबर होता है ई सेल के, किसके, ई सेल के। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कहीं, ये भी तो कहीं कह सकते हैं कि ईएमएफ बराबर होगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एल लॉग बेस 10 यहाँ पे क्यू। ईएमएफ बराबर भी यही होता है, आप ये भी याद कर लीजिएगा। सेल का विद्युत वाहक बल, कि वह वाहक बल जिस पर कोई सेल अपना कार्य करना बंद कर दे, तो ये होता है आपका ये। अब चलते हैं दो तीन टॉपिक जो बचे हैं, आप जो दो तीन जो टॉपिक बचे हैं वो है फैराडे के नियम, उसकी तरफ हम चलते हैं। टॉपिक है आपका वो है फैराडे का नियम, वो है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, वो है फैराडे के कहो या फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। क्या है, विद्युत अपघटन का नियम, अपघटन का नियम। और ये क्या कहता है, इसको समझिएगा। ये कहता है कि आवेश की मात्रा पदार्थ की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि आवेश की मात्रा को हमने Q से रिप्रेजेंट कर लिया और अनुक्रमानुपाती होती है कार्य की मात्रा के, यानी कि जितना ज्यादा आवेश होगा उतनी ज्यादा हमारे पास कार्य कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे अब इसको अनुक्रमानुपाती उठाते तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, यहाँ पे ZQ, Q बराबर ZW, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है इसको समझिएगा। जब किसी सेल को, क्या कहा मैंने, जब किसी सेल को 1 कूलम आवेश देने पर जो पदार्थ की जो मात्रा होती है, कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, जब किसी सेल को 1 कूलम आवेश देने पर, 1 कूलम क्या देने, आवेश देने पर जो पदार्थ की जो मात्रा हमें जो प्राप्त होती है, जो पदार्थ की जो मात्रा प्राप्त होती है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो क्या कहा मैंने, जब किसी सेल को 1 कूलम आवेश देने पर जो पदार्थ की जो हमें मात्रा जो प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। याद कर लीजिएगा इन डेफिनेशनों को, ये पेपर में आ जाती है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक समझे तो आप कहना, जब किसी सेल को हम 1 कूलम आवेश देने पर जो पदार्थ की जो मात्रा प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z बराबर Q/W हो गया। अब जो टॉपिक है वो है हमारा फैराडे का द्वितीय नियम। पहला नियम मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि आवेश की मात्रा पदार्थ की मात्रा के अनुपाती होती है, इसको समझिएगा। ये कहता है इस नियम के अनुसार कि किसी सेल में, समझिएगा मैं कांस्टेंट क्या क्या रख रहा हूं उसको समझिएगा, यानी कि कांस्टेंट क्या क्या रख रहा हूं। इस नियम के अनुसार किसी सेल में समान समय पर, क्या कहा मैंने, समान समय पर समान धारा प्रभावित की जाती है, तो उस पदार्थ का, यानी कि प्रभावित की जाती है तो पदार्थ की तुल्यांकी भार, यानी कि तुल्यांकी भार यानी कि Z उसके अनुक्रमानुपाती होती है।
यानी कि जब किसी सेल में समान समय पर समय यानी कि टी टाइम समय पर समान धारा प्रवाहित की जाती है तो पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होती है। तो फॉर्मूला आता है W कार्य W1 इक्वल टू W2, अनुक्रमानुपाती यहाँ पे बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट से कांस्टेंट हट जाएगा तो Z1 मल्टीप्लाई बाई I1 मल्टीप्लाई बाई T1 और यहाँ पे आता है Z2 मल्टीप्लाई बाई I2 मल्टीप्लाई बाई T2। तो ZI2 ZIT तो क्या बन गया जिट। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा। तो ये रहा आपका फेराडी का नियम। इसी नियम के अनुसार किसी सेल में समान समय पर समान धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पदार्थ की तुल्यांकी भार उसके अनुक्रमानुपाती होता है। आप ये याद कर लीजिएगा। ये इसी के साथ हमारी ये वीडियो होती है यहाँ पे लास्ट, यानी कि ये वीडियो होती है हमारी यहाँ पे समाप्त, यानी कि चैप्टर होता है हमारा टू फिनिश। इसमें संचार और विकृत घनता और कुछ दे रखा है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो पूछ लेता है एक नंबर में संचार के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी कहानी है, वो तो आपने क्लास 10 में पढ़ी होगी। जब किसी धातुओं पर वायु की उपस्थिति में क्षार होना तो संचारण कहलाता है। तो इसी के साथ ये होती है हमारी समाप्ति वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो पर हमारे चैनल पर नए हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और दोस्तों अभी मैं आपको और वीडियो बनाऊंगा और वीडियो सेंड करूंगा, अपने पेपर की तैयारी में लगे रहें और धन्यवाद दोस्तों।